बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े थे कुछ फैक्टर्स के जो सॉलिबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जो जिनका इम्पैक्ट होता है ऑन दी प्रोसेस ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको कह रहे हैं कि उनमें हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि प्रेशर effect on solubility depends on compressibility. Anything that is compressible, ठीक है, तो उसकी solubility प्रेशर के साथ रिलेटेड होगी। अगर वो चीज़ कंप्रेसिबल नहीं है तो आपके पास उनकी मतलब solubility जो है वो प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगी। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सक रहे होते। आपने जैसे कंप्रेसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉर गैसेस के, जब आप गैसेस पे प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो उनके साइज़ यानी उनके वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे आपको वो बताया जा रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देयरफॉर द सॉलिबिलिटीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर चेंज करते हो, बाय चेंजिंग द प्रेशर आप प्रेशर चेंज करते हो, तो चूँकि लिक्विड्स और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सक रहे होते, तो उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी गैसेस से, ठीक है, मतलब कि प्रेशर से, ठीक है। अब गैसेस जो होते हैं चूँकि वो कंप्रेसिबल होते हैं, उनको हम प्रेशर के ज़रिए कंप्रेस कर सक रहे होते हैं, तो इस वजह से सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। दैट मीन्स कि सॉलिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गैसेस, मतलब कि गैसेस की जो है वो प्रेशर से इफेक्ट हम करवा सकते हैं या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम करवा सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड की सॉलिबिलिटी का प्रेशर के साथ कोई लिंक, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स आपको जैसे बताया गया कि जो चीज़ें कंप्रेसिबल होगी वो क्या होंगी, उनकी सॉलिबिलिटी को हम प्रेशर से इफ़ेक्ट करवा सकते हैं, प्रेशर से उनको हम वेरी करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। अगर प्रेशर हम चेंज करेंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी भी चेंज होगी, ठीक है। अब अगर वो कंप्रेसिबल नहीं है तो उनकी सॉलिबिलिटी फिर आपके पास चेंज नहीं होगी अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो। यहाँ पे आपको वही बातें समझाई गई हैं कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इस वजह से उनकी सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड और लिक्विड्स की, उनको हम प्रेशर के साथ या प्रेशर हम चेंज करते हैं तो उससे उनकी सॉलिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। लेकिन चूंकि गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो प्रेशर के साथ लिंक्ड होती है और एक डायरेक्ट रिलेशन उनके दरमियान होता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी है जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर, जो आपके पास ये सोडा वाटर बोतल होते हैं, जो कूल ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो उनमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो ये भी प्रेशर इंक्रीज़ करके उनमें ऐड किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप प्रेशर मतलब उनका ढक्कन खोलते हो, उनका जो लिड होता है वो आप क्या करते हो, ओपन करते हो, तो क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपरवेसेंस यानी बबल्स की शक्ल में आपके पास वो ऊपर मतलब निकल जाता है आपके पास, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास 1 atm होता है, तो जो लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के लिए ये प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है अप टू 5 atm, 5 एटमॉस्फेयर तक। तो 5 एटमॉस्फेयर तक जब ये प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है और प्रेशर के साथ फिर उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाता है तो वो उस शरबत में आपके पास हल हो जाता है। फिर उसी टाइम उन्हीं हाई प्रेशर के मतलब अंडर उस पर वो ढक्कन बंद की जाती है, ठीक है। अब वो जो खाली जगह ऊपर होती है उसमें वो प्रेशर उन पर मेंटेन रहता है। जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो तो वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। जब प्रेशर रिलीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो आपके पास सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होंगी, वो भी डिक्रीज़ होगी। और यही वजह होती है कि जब भी आप किसी कोल्ड ड्रिंक का सर खोलते हो, कि उसका ढक्कन खोलते हो, तो क्या होता है कि उसमें से वो बबल्स से निकल रहे होते हैं, वो गैस जो है वो उस शरबत में से निकलने की कोशिश करता है बबल्स की शक्ल में, और ऊपर आके वो पट रहा होता है, वो बबल्स पट रहे होते हैं, उससे वो गैस जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उन कोल्ड ड्रिंक्स को कूल रख रहे होते हैं, ठंडा रख रहे होते हैं, ताकि वो अगर परस करे उनकी ढक्कन हम खोले भी तो उनसे वो गैस जो है उनकी सॉलिबिलिटी जो प्रेशर की वजह से डिक्रीज़ हो रही होती है, वो टेम्परेचर की वजह से क्या हो, थोड़ी सी
मतलब कि इंक्रीज़ रहे और वो उससे निकले नहीं वो गैस, ठीक है। तो अगर हम गैस पे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, अगर प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और यही वजह होती है, अगर आप गर्म बोतल खोल लेते हो तो उनसे गैस निकल जाता है और फिर उनका जायका वैसा नहीं रहता। अच्छा, ये देखिए आपको कह रहे हैं कि एक्टिविटी 6.2 में टू इन्वेस्टिगेट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, आपको डिफरेंट सॉल्वेंट्स में आपने अगर इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तफ्तीश को कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश मतलब किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठे करना। तो आपको कह रहे हैं कि टू इन्वेस्टिगेट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, आपको कौन कौन से सॉल्वेंट्स आपको सॉल्यूट दिए गए हैं, केमिकल्स दिए गए हैं, और आपने उनकी सॉलिबिलिटी चेक करनी है इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ठीक है। आपको ये चीज़ें सारी दी गई है, आपने अब इनको एक वन बाय वन आपने चेक करना है। अब मेथड क्या है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपको कॉमन साल्ट दिया गया है, कॉमन साल्ट तो आप जानते होंगे NaCl को कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट भी कहते हैं, कॉमन साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे नाम इसके हैं। तो ये जो कॉमन साल्ट होता है ये विनेगर जिसको हम सिरका बुलाते हैं, ठीक है, और एसिडिक एसिड उनका फार्मूला CH3COOH आपका पास उनका फार्मूला होता है। तो ये जो आपके पास होता है, इस तरह से आयोडीन I2 मतलब फॉर्म में होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल आपके पास क्या होते हैं, वो डायटोमिक स्टेट में ज़्यादातर कोशिश करते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो रहते हैं। डायटोमिक तो हम नहीं कह सकते उनके लिए, क्योंकि कुछ डायटोमिक स्टेट में नहीं रह पा रहे होते, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से मिथाइलेटेड स्पिरिट हम जैसे आप घर पे यूज़ करते हो, वो जहम पे जो डालते हैं उनको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट आपके पास क्या है ये आप समझ लीजिए। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो आप घरों में ये जहम वगैरह पे डाल रहे होते हो, तो वो आपके पास मिथाइलेटेड स्पिरिट उस पर लिखा होता है, ठीक है। अब देखिए मिथाइलेटेड स्पिरिट आप जैसे आपने उसके अगर बोतल पे देखा हो तो उस पर ऐसे वो स्कल का निशान सा बना होता है, जिस पे एक क्रॉस भी ऐसे डाला होता है, जैसे मतलब जो आपको डेंजर बता रहा होता है कि आप इसको पीना जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है, ख़तरनाक है, ठीक है। अब मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट दो स्पिरिट्स यानी दो अल्कोहल से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं वुड स्पिरिट, जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, लकड़ियों से हासिल होता है, वुड स्पिरिट उसको कहते हैं। और दूसरा आपके पास होता है कैन स्पिरिट, जो कि शुगर कैन से हासिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इन दोनों में ये जो C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल यानी कैन स्पिरिट, ये आपके पास नॉन टॉक्सिक होता है और ये नॉन पॉइजनस होता है, आपके पास जहरीला नहीं होता ये। जबकि वुड स्पिरिट जो मिथाइल अल्कोहल कहते हैं जिसको, तो ये जहरीला होता है। तो अगर हम मतलब इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल के साथ पॉइजन करें, मतलब थोड़ा सा उसमें मिथाइल अल्कोहल डालें, तो उसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। मिथाइलेटेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इथाइल अल्कोहल में क्या डाला होता है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को जब हम मिथाइल अल्कोहल में डालते हैं उसको पॉइजन बनाते हैं, ये पॉइजन नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। जबकि ये वाला जो आपके पास होता है ये टॉक्सिक होता है। तो जब हम क्या करते हैं कि ये नॉन टॉक्सिक यानी इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, उनको टॉक्सीफाई करते हैं, उनको जहरीला बनाते हैं, ठीक है, पॉइजन बनाते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट उसको कहते हैं। एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट आपके पास भी एक सॉल्वेंट या सॉल्यूट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। सो लुक फॉर द मेथड, आपको कह रहे हैं कि मिक्स हाफ अ टी स्पून ऑफ कॉमन साल्ट, हाफ अ टी स्पून आप जानते हो आधी चाय का चम्मच जो आपके पास होता है वो आपने ऐड करना है कॉमन साल्ट का, किसमें, 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये जो वाटर की मिकदार दी गई है, सॉल्वेंट की मिकदार वो सेम है, ये देखिए ये और ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब सॉलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो हमने सॉल्वेंट की मिकदार और सेचुरेशन और टेम्परेचर, ये तीनों हमने कांस्टेंट यानी सेम रखने हैं। सॉल्वेंट की मिकदार भी सेम रखनी है, सेचुरेशन तक हमने हल करना है, एंड तीसरा हमने टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह जितनी भी कंडीशंस है एनवायरमेंटल वो हमने फिक्स रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, तभी हम चीज़ों की रिलेटिव सॉलिबिलिटी के बारे में बता सकेंगे। अगर हम मतलब कि फैक्टर्स चेंज करेंगे तो हमारे पास पे सॉलिबिलिटी हम सही से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों की अगर आपने सॉलिबिलिटी बतानी हो तो आपने उनके लिए सॉल्वेंट की मिकदार, अगर सॉल्वेंट सेम है तो
सॉल्वेंट की मिकदार सेम रखनी होगी, सेचुरेशन तक हल करना होगा, और टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको भी फिक्स रखना होगा। ठीक है, अब प्रेशर तो आपको पता है सिर्फ गैसेस के सॉलिबिलिटी को इफेक्ट कराता है, अभी हमने पढ़ा। तो दैट मीन्स कि आप प्रेशर को भी हम ज़्यादातर यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बस हम कहेंगे कि हमने टेम्परेचर, सॉल्वेंट की मिकदार फिक्स रखनी है और सेचुरेशन तक आपने हल करना है, तभी आप सॉलिबिलिटी के बारे में बता सकोगे। ठीक है, अब आपको तरीका बता रहे हैं कि आपने हाफ़ टी स्पून कॉमन साल्ट का लेना है इन HCl का, और उसको आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब में वाटर में हल करना है। इस तरह से आपने मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ विनेगर आपने सरका लेना है, और यानी एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं, और उसको भी आपने क्या करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में आपने हल करना है। अच्छा, याद रखिएगा कि विनेगर पूरा एसिटिक एसिड नहीं होता। ठीक है, ये जो सिरका होता है ये पूरा एसिटिक एसिड नहीं होता, ये बेसिकली एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। जैसे कि 5% आप सिरके के बोतल पे देख लिए तो उस पर लिखा होता है 5% एसिटिक एसिड, मतलब कि ये अगर 100 ml है तो उसमें 5 ml आपके पास एसिटिक एसिड है, अगर 200 ml है तो उसमें 10 ml आपके पास एसिटिक एसिड है, अगर वो 300 ml है तो उसमें 15 ml आपके पास एसिटिक एसिड है, मतलब कि 100 में से 5% आपके पास क्या है एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये इसको फिर हम विनेगर बुलाते हैं, सिरका बुलाते हैं। तो आपने सिरका लेना है हाफ टी स्पून, और उसको भी आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में हल करना है। इस तरह से आपने फ्यू ग्रेन्स ऑफ आयोडीन लेनी है। आयोडीन चूँकि सॉलिड स्टेट में होता है इसलिए यहाँ पे ग्रेन्स लिखा हुआ है, दाने लिखा हुआ है कि आपने कुछ दाने आयोडीन के लेने हैं, और उसको भी आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब में हल करना है। ठीक है, फिर आपके पास क्या करना है आपने कि मिक्स अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ आयोडीन इन मिथाइलेटेड स्पिरिट। ठीक है, चूँकि ये सॉलिबिलिटी की सिर्फ बात करें कि वो डिसॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, ये बात नहीं करे कि वो कितना डिसॉल्युबल है या कितना सॉल्युबल है। तो यहाँ पे आप ये अगर ये मतलब फ्यू ग्रेन्स लिखा हुआ है या ये मसला है, क्योंकि आप कहोगे ना कि ये फ्यू ग्रेन्स क्यों लिखा हुआ है, सेचुरेशन तक क्यों नहीं बता रहे, या ये हाफ टी स्पून क्यों लिखा हुआ है, सेचुरेशन तक क्यों नहीं बता रहे। तो ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वो सॉल्युबल है या नहीं है, मतलब ये नहीं बता रहे कि वो कितने हद तक सॉल्युबल है। ठीक है, तो अगर आपने किसी चीज़ खास चीज़ के बारे में बताना हो, उनकी सॉलिबिलिटी बतानी हो, तो फिर आप कहोगे कि ये कितनी हद तक सॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये सॉल्युबल है या नहीं है, सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पे ये मिकदारें वगैरह अगर आप कांस्टेंट रख रहे होते हो तो भी सही है, अगर नहीं रख रहे होते तो भी सही है, मतलब कि आपके पास सॉल्वेंट तो सेम है, कांस्टेंट रखते हो या नहीं रखते हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। अगर आपने सिर्फ सॉलिबिलिटी चेक करनी है तो आप सॉल्यूट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट सॉलिबिलिटी चेक करनी है कितनी हद तक है, तो फिर आप ये कोशिश करें कि ये भी मतलब सेचुरेशन तक आपने फिर हल करना होगा, और टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रखना होगा। यहाँ पे देखें तो आपको ये मतलब एक टेबल दिया गया है, और आपको उसमें सॉल्यूट पोलर है कि नॉन पोलर है आपने यहाँ पर लिखना है, या आयानिक है। फिर आपने यहाँ पे सॉल्वेंट का नाम है वो पोलर है, आयानिक है या नॉन पोलर है वो आपने लिखना है, और फिर डिसॉल्वेबल है या नहीं है तो आपने लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए तो आयोडीन I2 को कहते हैं ना, दैट मीन्स कि वो नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। अब देखिए मिथाइलेटेड स्पिरिट भी पोलर है, और ये वाटर भी क्या है? पोलर है। तो ये सब क्या है आपके पास? पोलर, पोलर और पोलर। ये भी क्या है? पोलर। ठीक है, अब आयोडीन जो है वो नॉन पोलर, विनेगर आपके पास क्या होता है? पोलर होता है, और जो साल्ट है वो आयानिक है। अब आपको पता है कि आयानिक और पोलर जो है वो पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर जो है वो पोलर में हल नहीं होते। तो आप खुद यहाँ पे बता सकते हो ये नॉन पोलर है, ये पोलर, हल होंगे? नो, हल नहीं होंगे। ये नॉन पोलर, ये पोलर, हल होंगे? नो, हल नहीं होंगे। ये पोलर और ये पोलर, ये भी हल होंगे, येस हम लिखेंगे यहाँ पे। और ये आपके पास आयानिक और ये पोलर, तो आयानिक भी पोलर में हल होते तो हम लिखेंगे येस। ठीक है, ये आपके पास पूरा आपको मतलब दिया गया है। अब यू शुड हैव नोटिस दैट इन सम केसेस द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट व्हाइल इन अदर केसेस इट डजंट। आपके पास कुछ केसेस में हल हो रहा है, कुछ में नहीं हो। जैसे है कि यहाँ पे हल हो रहा है, यहाँ पे हल नहीं हो रहा। इन जनरल कंक्लूजन क्या है? इन जनरल पोलर एंड आयानिक सॉल्यूट डिसॉल्व इन वेल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे पोलर हैं, तो ये आयानिक और पोलर उसमें हल हो रहे हैं। वाइल नॉन पोलर जो आपके पास होंगे, जैसे ये दोनों हैं, तो वो पोलर में हल नहीं होंगे, क्योंकि
An easy way to remember this is that like dissolver, like air. In other words, if the solute and solvent have similar intermolecular forces, there is a high possibility that dissolution will occur. आपके पास अगर उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हैं या उनका नेचर सेम है तो वो एक दूसरे में हल होंगे, ठीक है। और इसको हम अगर जनरली कहें तो लाइक डिज़ोल्वर, लाइक वही बात आपको समझाई गई है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये पॉइंट टू फाउंडर है, आपको कह रहे हैं कि यू pour a handful of salt into full glass of water, the water level will actually go down rather than overflowing the glass. Similarly, if you mix half a liter of alcohol and half a liter of water, the total volume of liquid will be less than 1 liter. Explain why. आपको कह रहे हैं कि जब आप मतलब कोई सल्यूट आप पानी में डालते हो, जैसे कि आपके पास पूरा हैंड आपके पास फुल है आपके पास साल्ट का और आप उसको ग्लास ऑफ वाटर में डालते हो, फुल ग्लास ऑफ वाटर में, तो वो जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है रेदर देन गेटिंग मतलब कि ओवरफ्लोइंग द ग्लास, मतलब गेटिंग आउट ऑफ द ग्लास। आपके पास अगर वो बाहर निकल रहा हो तो वो नहीं होता क्योंकि वो एक थोड़ा नीचे चला जाता है। तो ये क्यों होता है? इस तरह से अगर आप अल्कोहल हाफ लीटर अल्कोहल लेते हो और हाफ लीटर आप वाटर लेते हो तो दोनों का तो ज़ाहिरी मिकदार क्या होना चाहिए, हाफ और हाफ 1 लीटर होना चाहिए, लेकिन वो 1 लीटर से कम आता है। तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट होते हैं वो और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो खाली जगह उनके दरमियान होती है उनमें फिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो खाली जगह है उनमें ये साल्ट मॉलिक्यूल जो साल्ट के जो पार्टिकल्स है वो फिट हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो अल्कोहल के पार्टिकल्स होते हैं ये भी एक दूसरे को मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो एक दूसरे को ज़्यादा कैंसिल होते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से कम आता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, तो अगर परस कर यहाँ पे हम NaCl डालें तो NaCl क्या करेगा कि वो यहाँ पे इसको कम मतलब ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो उनसे क्या होगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये इंक्रीज़ होगी तो उनके दरमियान जो खाली स्पेसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और खाली स्पेसेस के डिक्रीज़ होने की वजह से जो वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेड से कम आएगा। इसी तरह से अगर हम Cl वगैरह की देख लें तो वो भी क्या होगा, वो भी इसी तरह से अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन से वो खाली जगह जो है वो बढ़ने लगेगी, मतलब कि वो डिक्रीज़ होगी। अगर एम्प्टी स्पेसेस डिक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम में क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा। अगर हम इसी तरह से अल्कोहल की मिसाल ले लेते हैं तो अल्कोहल भी चूँकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि CH3OH आपके पास एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है, तो वो भी पानी के जो खाली जगह होती है इन सॉल्वेंट्स के दरमियान जो खाली जगह उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है वो उनमें फिक्स हो जाते हैं, उनमें फिट आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो रेदर देन इंक्रीजिंग या रेदर देन कमिंग एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वो आने से क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली वो ज़ाहिरी तौर पे वो डिक्रीज़ आता है, उनसे कम आता है, ठीक है। द रीज़न इज़ कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एम्प्टी स्पेसेस है वो फिल हो जाती है और एम्प्टी स्पेसेस फिल होने की वजह से वो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है वो नहीं आता और उससे कम आपके पास आता है। इनके बारे में और भी कुछ मतलब कि थ्योरीज़ है, जैसे कि कुछ लोगों के ख्याल में ये क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे गैसियस प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि उड़ जाते हैं। इस वजह से भी आपके पास ये अल्कोहल और वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर से क्या आता है, कम आता है, ठीक है। मतलब कि जो गैसेस वगैरह डिक्रीज़ मतलब कि वो जो उड़ जाते हैं तो उन वजह से उनकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ आ जाती है। ये भी कुछ लोगों का बिलीव है, लेकिन ज़ाहिरी बात है सबसे जो एक्सेप्टेबल आपके पास बिलीफ है वो ये है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये चूँकि स्मॉल इन साइज़ होते हैं तो ये उन खाली जगहों में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं उनमें फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो आपको इंक्रीज़ लग रहा होता है कि इतना इंक्रीज़ आएगा, तो वो इंक्रीज़ आपको नहीं मिल रहा होता, ठीक है। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स के उनकी सॉलिबिलिटी के साथ क्या लिंक होता है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।